बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज दी सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने बात करनी है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है और उसको सॉल्व किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो मैं इससे पहले आपको एक चीज बताता हूं, दैट इज द साइंस। अगर गौर करें तो आपने क्या पढ़ा था सर, ये वो नॉलेज है जिसमें ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ऐसे ही था। फिर एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स, लॉजिकल रिजल्ट्स, लॉजिकल नतायज, मंतकी नतायज निकाले जाते हैं। ये वो तीन चीजें हैं कि जिस नॉलेज में ये काम किया जाता हो उसे हम साइंस कहते हैं, और जो अगर यही काम जिंदा चीजों पे किया जाता हो तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर के स्टार्ट। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताना है ना वो है प्रॉब्लम। असल में देखिए बेटा, साइंस बनी कैसे। फर्ज किया ये साइंस एक नॉलेज है ना, नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ। कैसे साबित हुआ? आपको इस नॉलेज में एक थ्योरी, दूसरी थ्योरी, तीसरी थ्योरी, फिर आपको उसके अंदर लॉजिक्स मिले, लॉज मिले। ठीक है, ये सारा कुछ कैसे डेवलप हुआ बेटा? ये सारा कुछ ऐसे डेवलप हुआ कि बंदों ने एक मसले को रिकॉग्नाइज किया, फिर उस मसले को एक खास तरीके से सॉल्व किया, और जब उसका रिजल्ट आ गया तो वो साइंस का पार्ट बन गया। समझ आ गई बात की? यानी असल में बेटा यही मेथड है जो हर एक मसले के ऊपर, पहले हम मसले की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आप पहले साइंस का पता लग गया ना साइंस क्या है। फिर साइंस बनी कैसे है, मैंने बताया साइंस किस तरह बनी कि बायोलॉजिस्ट ने या साइंटिस्ट ने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फिर उस एक खास स्टेप्स, एक खास मैकेनिज्म, एक खास तरीका उसे अडॉप्ट करके एक उस मसले को सॉल्व किया। नहीं समझ आई? ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कि सर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है। ठीक है, तो बेटा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक चीज होती है एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लिविंग थिंग्स। सही है, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं कुछ दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है। इधर देखते हैं, आपने लिखना नहीं करते कैसे। एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजों से मतलब कोई मसला। फॉर एग्जांपल बेटा कोई डिजीज आ गई, कोई फूड शॉर्टेज आ गई, इंसान के दिल में एक इच्छा जगी, एक ख्वाहिश जगी कि मैंने फलां चीज के बारे में इल्म हासिल करना है। तो ये हमारी पर्सनल डिजायर हो सकती है कि मैंने फलां जिंदा चीज के बारे में फलां इल्म हासिल करना है। जिस तरह एक इंसान के दिल में आ गया कि ये जिंदा चीजें जो हैं इनको मैं काट के देखूं कि इसके अंदर होता क्या है। पहले तो उसने काटा नहीं होगा ना, पहले उसे किस फर्ज किया, उसे किसी और, खैर इस बहस में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको समझ आ गया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। कोई भी ऐसा मसला जो जिंदा चीजों से मुतल्लिक हो उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, और उसे सॉल्व करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाता है उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन मैंने कर दी। अब मैं आपके सामने बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन लिखूंगा। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है? द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिस्ट इस तरीके को इख्तियार करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल, बेटा अगर आपने फर्ज किया आपने एक मसले को सॉल्व करना है तो आप कोई ना कोई तरीका इख्तियार करेंगे ना। ये तो नहीं कि आप एक तरफ से सॉल्व करना शुरू कर दें और वो तो नहीं होगा आपसे। वो लेमैन की अप्रोच होती है। साइंटिस्ट की अप्रोच क्या होती है कि वो एक किसी मसले को बेतरतीब तरीके से हल करने की कोशिश नहीं करता,
वो उसकी जड़ तक पहुंचता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, फिर उससे लॉजिक्स बनाता है, फिर उन लॉजिक्स को टेस्ट करता है। ये उसके मुख्तलिफ तरीके, इसके बारे में हम डिस्कस करें, अभी डिस्कस करते हैं। पता लग गया बेटा? अभी तक जो बात आपको समझानी थी ना, बाकी सारा कुछ आप भूल भी जाएं तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। पहली बेटा साइंस क्या है, ठीक है, ये तो आपको पहले से पता है। फिर आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, और फिर आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल मेथड क्या है। और बायोलॉजिकल मेथड में मैंने एक बात की है, साइंटिफिक मेथड। बेटा साइंटिफिक मेथड कौन सा होता है? ये वाला होता है। साइंटिफिक मेथड उस मेथड को कहते हैं जिसमें ये काम होते हैं। समझ आ गई बात? बेटा तू क्या समझ आ गई? आपको बोल साहब नहीं समझ आई? ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड समझ आ गया? नहीं है तो दोबारा बताओ, मैं दोबारा बताता हूं। अच्छा तो जोर से बोलो ना फिर। अच्छा देखिए, अब आते हैं बेटा बायोलॉजिकल जो मेथड है उसके स्टेप्स क्या है, यानी कुछ खास तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल मेथड जो है वो किसी मसले को सॉल्व करता है। ठीक है जी, सारे साइंसदान असल में इस साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिस्ट चूंकि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसलिए वो बायोलॉजिकल मेथड बन गया। केमिस्ट्री में भी इस तरह उन्होंने भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया होगा, इस तरह फिजिक्स वालों ने भी कुछ ना कुछ। किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए आपको एक खास स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और वो स्टेप्स क्या है? बेटा मुझे एक बात बताएं, किसी भी मसले को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले उस मसले का पता होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन, यानी आप पहले पता लगाएंगे ऑफ प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम का अंदाजा लगाएंगे, पता लगाएंगे, आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि यस ये एक मसला है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। बेटा फर्ज किया आपको एक मसला दरपेश है, आपको पता लग गया। अब अगर आपने उसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जरा अपने अंदाजे से सोचो, अगर आप एक साइंसदान हैं क्या करेंगे? आप उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे, ठीक है ना? तो बेटा दूसरा जो होता है उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। आप उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, फिर उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कोई अपनी फर्जी राय कायम करेंगे कि फर्ज क्या ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? तो कोई, मैं इसी एक एग्जांपल अक्सर दिया करता हूं। तो बेटा फर्ज किया कि ये भाई साहब हैं और इनको पेट में दर्द हो गया, तो मसला आ गया, ठीक है। तो इनको पेट में दर्द हुआ, इनका प्रॉब्लम हुआ, आपने सॉल्व करना है। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक साइंसदान हैं, फर्ज किया। तो आपने ऑब्जर्व किया कि आपने इनसे पूछा या आपने इनको देखा था कल कि ये एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे थे, सही है? तो आप एक साइंसदान नंबर 1 हैं और आपने ये देखा कि ये एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे थे, फर्ज किया वो कोई ABC कौन सा भी रेस्टोरेंट था, और आप एक दूसरे डॉक्टर साहब हैं, दूसरे साइंसदान हैं। आपने ये सोचा कि ये चूंकि इस एकेडमी में पढ़ते हैं इसलिए इनके पेट में दर्द हुआ, यानी आपने इनको एकेडमी आते देखा था, दोनों की ऑब्जर्वेशन देख ली आपने। आपने इनको रेस्टोरेंट जाते देखा, आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि भाई साहब आपको वो भी बता सकती हैं कि ये बंदा कल मैं रेस्टोरेंट में देखा था, और आपने इनको एकेडमी आते देखा, सही है बेटा? ऑब्जर्वेशन पता लग गई, इंफॉर्मेशन पता लग गई। अब आपने अपनी राय कायम की, फर्जी राय, कि आपने कहा चूंकि इन्होंने उस रेस्टोरेंट पे खाना खाया है तो इसलिए इनको पेट में दर्द हुआ, और आपने ये राय कायम की कि चूंकि ये इस एकेडमी में पढ़ते हैं इसलिए इनको पेट में दर्द हुआ। समझ आ गई बेटा? आपको समझ आ रही? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज उन्होंने अपनी फर्ज राय की, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे उन्होंने फर्ज कर लिया कि ये अगर इधर आता है तो इसलिए इसको पेट में दर्द हुआ, सही है? अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है बेटा। अब ये फर्जी राय हो गई, इसके बाद हम इससे एक डिडक्शन बनाते हैं। हाइपोथेसिस को डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते, इसके बारे में हम बड़ी डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सही है? तो हाइपोथेसिस को डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, इससे डिडक्शन बनाते हैं। डिडक्शन में लॉजिक इस्तेमाल होती है, हम वो भी उनकी डेफिनेशंस भी अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने ये स्टेप्स को जनरली पढ़ के उसके बाद हमने सिर्फ इन दो को डिस्कस करना है, इसलिए मैं सिर्फ उसमें बाकी सबको सरसरी सी नजर से गुजार रहा हूं।
ठीक है, आपने पहले बेटा क्या किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया आपके पेट का दर्द, फिर आपने ऑब्जर्वेशंस की, आपने ऑब्जर्वेशन की कि ये इन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, और आपने ऑब्जर्वेशन की कि ये एकेडमी में आए थे। फिर आपने अपनी फर्जी राय कायम की, आपने कहा इन्होंने खाना खाया है इसलिए इनके पेट में दर्द है, और आपने कहा कि ये इस एकेडमी में आए इसलिए इनके पेट में दर्द है। ठीक है, अब बेटा हमने इससे डिडक्शन बनाई। डिडक्शन क्या होती है, लॉजिक, इफ एंड देन। अगर आपकी बात सही है, अगर, तो मैं जिसको भी खाना खिलाऊं उसे पेट में दर्द होना चाहिए उसी रेस्टोरेंट का, कि नहीं? और दूसरी बात है, अगर आपकी बात सही है तो जिस बंदे ने वहां से खाना नहीं खाया उसे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। लॉजिक बनी ना? फिर हम चेक कर लेंगे इस लॉजिक को, और आपके हिसाब से इस एकेडमी में जितने बंदे आते हैं सबके पेट में फिर दर्द होना चाहिए, या जितने नहीं आते हैं उनके पेट में नहीं होना चाहिए, अगर पेट दर्द की वजह यही है। समझ गए बात को? भाई आप भी समझ गए? अब अच्छा जी, डिडक्शन भी हमने बना ली, ये लॉजिक होती है। फिर हम टेस्ट करके देखते हैं, हम लोगों को वहां खाना खिला के देखेंगे, सही है? इसको हमने कहा दैट इज द एक्सपेरिमेंट। और बेटा एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आएंगे फिर हम उसके बाद उनको लोगों को बताएंगे, भी अखबार में लिख दिया कि नहीं ये वो खाना खाने से होता है या नहीं होता। जो भी रिजल्ट आएंगे आपके एक्सपेरिमेंट के आप उनको रिपोर्ट करें। पहले आप उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, किताब में इसके बारे में क्या लफ्ज लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, समराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड समराइजेशन। ये भी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा जो भी डाटा जो रिजल्ट आए, और आखिर में आप उसको पब्लिक करते हैं, यानी उसको पब्लिकेशन करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं, दुनिया को बताते हैं, चाहे इंटरव्यू के जरिए। हम इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है बेटा बेसिक्स जो स्टेप्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप बिल्कुल तरतीब के साथ लिखें। इसमें बेटा अगर आपने जरा सी तरतीब भी गलत करते हैं तो चूंकि आप एक स्टेप को नीचे और दूसरे स्टेप को ऊपर लेके आ रहे हैं, आपका जवाब गलत होता है। सही हो गया जी मौसा? अब मैं इसकी एक किताब में थोड़ी सी दी हुई है एक डब्बे में, तो बेटा वो क्या है, इंसान हमेशा से इस मेथड को यूज करता रहा है, बस किताबों में और रिटन फॉर्म में, और हमारी सेल्फ जो कॉन्शियस बिलीव है कि यस हमें पता है, वो फर्ज किया। आप दही को आप हजारों सालों से इंसान बनाते हैं, लेकिन आपको पता भी लगा कि ये तो इस तरह, तो बायोटेक्नोलॉजी तो इस तरह, ठीक है ना? तो इंसान इस मेथड को बड़ी देर से यूज करता रहा। मसलन इंसान शुरू में आपको पता है वो हंटर थे, या तो जानवरों को मार के उनसे खाना खाते थे, या फिर वो फ्रूट और सीड्स वगैरह। तो ऐसा ऐसा इंसान को ने कैसे पता किया ये वाली जड़ी बूटी जो है ना, ये जो फल है ये कड़वा है, तो कैसे पता लगा? आपने उस दरख्त के 10-15 फल खा के देखे होंगे, तो फिर ही आपने ये यकीन दिया ना कि ये कड़वा है, या ये जो सब्जी है ये जहरीली है तो इसको नहीं खाना, ठीक है? तो अब इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता इंसान को कैसे पता लगा कि किसी ने कहा यार ये जहरीली है, फिर जब तक आपने कहा अगर ये जहरीली है तो इसको किसी को खिलाऊं तो उसे मरना चाहिए या उससे बीमार होना चाहिए, फिर आपने खिला के देखा, फिर आपको चला हाँ ये वाकई जहरीली है, ये खिड़की खोल दिया, तो ये इस खुली हुई है, तो इससे आपको अंदाजा हुआ कि जो है बेटा जब भी तो साइंसदान प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर उस प्रॉब्लम के बारे में मालूमात इकट्ठी करता है। कोई भी ये आपकी जो नॉर्मल हमारी जिंदगी के मसले मसाइल है, बायोलॉजी को छोड़ दो, जिंदगी के मसले मसाइल है, उनमें भी पहले आप प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर आप उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं, फिर आप अपनी राय कायम करते हैं कि शायद इस वजह से हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? फिर आप उसके बारे में डिडक्शंस बनाते हैं कि अगर ऐसे हुआ है तो फिर इस तरह भी होना चाहिए, फिर आप करके देखते हैं होता है कि नहीं, अगर होता है तो फिर आपका हाइपोथेसिस जो आपने फर्जी राय कायम की थी वो अटल हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, फिर आगे वो थ्योरीज और लॉज और प्रिंसिपल वो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बेटा फिर से इन सारे स्टेप्स को डिटेल में, इस चैप्टर के अंदर हम पता है क्या करेंगे, पहले मैंने आपको ये बताया, फिर आप इनकी स्टेप्स बताए, फिर ये सारे स्टेप्स एक एक करके बताऊंगा, और फिर बड़ा एक मशहूर जमाना केस मलेरिया का वो पूरा आपको बताऊंगा, और इसी मेथड को उसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि वो इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया गया। बेटा नीला चाय ले आओ, है? अच्छा जी, अब आते हैं बेटा जी रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी पहला जो स्टेप है दैट इज द मसले को
देखना, मसले को रिकॉग्नाइज करना। बेटा ये कैसे इंसान कर सकता है? ये तो मैंने आपको नाम तो बता दिया, रिकॉग्नाइज कैसे कर सकता है? बेटा मसला इंसान के दिमाग में इस तरीके से आ सकता है, यानी उसे उसका सेल्फ एक्सपीरियंस हो सकता है, वो बीमारी बंदे को खुद लग सकती है, जिस तरह ये भाई साहब को अभी थोड़ी देर पहले लगी थी, फर्ज किया। इसी तरह वो आपके जो रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज होते हैं, आप उधर से कोई पॉइंट निकाल के कि मैं इस पॉइंट को साबित करना चाहता हूं। फर्ज किया हमारे रिलीजियस बिलीफ के अंदर कोई ऐसी चीज है कि फलां चीज में है, उस फर्ज किया ये जो कलौंजी है या फलां चीज है उसमें फलां बीमारी का इलाज है, तो ये हदीस शरीफ में था। अब आप उसको साबित करना चाहते हैं, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम है, इसको आपने साबित करना है, ठीक है। तो आप रिलीजियस और जो आपके बेटा जी फिलोसॉफिकल आइडियाज होते हैं, आप उनको साबित करने के चक्कर में उनको प्रॉब्लम मान लेते हैं, ठीक है। फिलोसॉफिकल आइडियाज, उनसे हम हम उनको प्रॉब्लम मान लेते हैं। आपको कोई और बता सकता है, ठीक है, तो आपके यानी हम कहेंगे दैट इज फर्स्ट किया टोल्ड बाय अदर, केम इनटू नॉलेज फ्रॉम अदर्स, दूसरे कोई आपको बता सकते हैं, ठीक है जी। किसी साइंसदान की पुरानी किताब में वो फर्ज किया एक साइंसदान यहां तक काम कर रहा था, आगे वो फौत हो गया, अब आप उसके मसले को आगे लेके चल सकते हैं, सही है जी। तो प्रीवियस जो है वो बेटा नॉलेज, और आप उसको फर्दर जो है वो चेक करना चाह रहे हैं, सही है। ये वो कुछ तरीके हैं, यानी या तो आपको हो सकता है, या आप किसी को देख सकते हैं कि इसको हुआ है, या कोई आपको बता सकता है, या किसी किताब में और रिलीजियस बड़ी किताब में लिखा हो सकता है, या किसी साइंसदान का पुराना काम हो सकता है जिसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है बेटा, ये समझ आ गई। तो अब आते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। आपको पता लग गया कि दिस इज बेसिकली कि टू पॉइंट आउट एंड टू रिकॉग्नाइज a specific problem that is related to the living thing। कोई बीमारी है, कोई शॉर्टेज ऑफ फूड, मैंने एग्जांपल्स दी थी बहुत सारे, समझ आ गई बेटा। एनवायरनमेंट के आजकल बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं कि ये मसला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, एनवायरनमेंट, लोगों को लंग कैंसर के मसले ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है जी, आंखें खराब हो रही, क्यों हो रही है, तो पता लगाओ जी इसके पीछे क्या क्या वजह है। हाँ बेटा, हाँ जी, स्किन कैंसर, समझ आ गई ना। रिकॉग्निशन आपने कर ली, अब अगला स्टेप होता है बेटा, किसी मसले का पता लग जाए तो फिर उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं ना, अगर उसे हल करना है तो, नहीं तो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो साइंसदान हमेशा बेटा दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑब्जर्वेशन, यानी वो मालूमात इकट्ठी करते हैं, मुशाहिदात करते हैं। इसका मतलब होता है मुशाहिदा करना, यानी किसी चीज को ऑब्जर्व करना, उसे देखना, उससे मालूमात इकट्ठी करना। अच्छा देखें, मुझे एक बात है बेटा, मुशाहिदा आप किस तरह कर सकते हैं? आप किसी चीज को ऑब्जर्व करना हो, आप उसे देख सकते हैं, जिस तरह अगर मैंने फ्रूट की एग्जांपल दी थी तो आप उसे चख सकते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं, यानी हमारी जो 5 सेंसेस हैं, ठीक है, स्मेल करना, सुनना, देखना, चखना और फील करना, ठीक है। तो हम बेटा जो ये किस तरीके से ली जाती है, यूजिंग द 5 सेंसेस। हम ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 सेंसेस की मदद से करते हैं। जिस तरह आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में इनको खाना खाते देखा था, या आपने सुना था कि ये भाई साहब कल उधर गए थे, सही है, और आपने भी इनको या तो अपनी आंखों से देखा था, या आपने बुक में पढ़ा कि इनका यहाँ एडमिशन हुआ है, समझ आ गई ना। तो बेटा जी 5 सेंसेस की मदद से मालूमात इकट्ठी की जाती है, ऑब्जर्वेशंस यानी मुशाहिदात किए जाते हैं। अब मुशाहिदात होते हैं 2 तरह, मुशाहिदात होते हैं 2 तरह के। कौन कौन से थी? अब बेटा एक होती है क्वालिटेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। मैं इन दोनों के बारे में आपको बेटा क्वालिटेटिव बताएंगी, क्वालिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्वालिटी क्या होगी, यानी क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। कैसे बेटा, अगर मैं ये कहूं, यानी these are the observations which provide the quality of info, ये क्या बताएंगी? क्वालिटी में ये कुर्सी इस कुर्सी से भारी है, या मैं इस भाई साहब से बड़ा हूं,
ठीक है, या पानी जल्दी उबल नहीं, अल्कोहल जल्दी उबल जाती है, पानी देर से उबलता है, या पेट्रोल उड़ जाता है, पानी नहीं उड़ता। ये वो वाली बातें हैं, यानी इक्वालिटी आपको बताएंगे, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज इससे भारी है, ये चीज इससे हल्की है, ये चीज व्हाइट है, ये ब्लैक, समझ आ गई ना, क्वालिटी ऑफ। लेकिन ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमें बताएंगी कि जो डाटा है उसकी एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, यानी ये जो चीज है ये कुर्सी उस कुर्सी से कितनी भारी है ये बताएंगे। 5 किलो 10 किलो, यानी ये 10 किलो की है, वो 5 किलो की, तो 5 किलो का फर्क आ गया। मैं अगर 6 फुट का हूं तो ये बंदा 5 फुट का, तो 1 फुट का फर्क आ गया। ये बताएगा कि एक्चुअली ये बंदा उससे कितना भारी है और एक्चुअली में न्यूमेरिक वैल्यू हमें देगा, सही है। या पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है और जो अल्कोहल है फर्ज किया वो 80 70 79 पे उबल जाए। कितने पे उबल जाती है लिखिए बेटा, पानी 100 पे उबलता है। तो आपको पता लग गया कि ये चीज जल्दी उबलेगी, ये चीज ये कितना जल्दी उबलेगी और ये कितना लेट उबलेगी, समझ आ गई बात की। फिर उसके बाद अच्छा मुझे एक बात बताएं बेटा, ये इन दोनों में से फिर ठीक कौन सा हुआ? यस, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छी है। क्यों? ठीक है जी, उसकी 3 वजह है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर, क्यों? बिकॉज नंबर 1 दे आर इनवेरिएबल, आप बदल नहीं सकते इनको, ठीक है। दे आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसकी। और नंबर 3 दे प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन, समझ गए? ये असल 3 बातें हैं। एक तो वो चेंज नहीं किए जा सकते, अभी आप 5 किलो ज्यादा भारी कुर्सी को 5 किलो तो आप कितना फर्क करेंगे, नहीं ना, आप इसको बदल नहीं सकते। ये ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है, इसका मतलब ये फर्ज किया। अब मैं कहूं कि भाई साहब आप ये कुर्सी भारी है, वो कुर्सी हल्की है, ठीक है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि मैं इस कुर्सी को नहीं उठा सकता, उसको उठा सकता हूं। क्या पता वो इससे 1 ग्राम हल्की हो बस, कि नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूंगा कि ये कुर्सी 10 किलो की है, वो 5 किलो पर चल के हाँ जी ये डबल भारी है, वो चीज हल्की है, समझ आ गई। तो जो चीज नंबर की शक्ल में होगी उसको आप बदल नहीं सकते, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और वैल्यू, उसकी आपको अंदाजा उससे ज्यादा होता है, समझ आ गई। नीचे बेटा 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक है कि पानी क्वालिटेटिव में है कि पानी ज्यादा भारी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम फर्क गया, वो पानी लेट उबलता है और अल्कोहल जल्दी उबलती है। और दूसरी एग्जांपल में उन दोनों के बारे में बकायदा लिखा गया है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ये है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ये है, सही है। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा जब इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आए तो वो क्या होता है, हाउ द ऑब्जर्वेशंस आर कलेक्टेड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। या ऐसे सवाल आ सकता है, राइट 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड व्हिच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर बेटर एंड व्हाई। तो आप लिखेंगे क्वालिटेटिव, दरमियान में लाइन, एक साइड पे क्वालिटेटिव, ऊपर ऑब्जर्वेशन, एक साइड पे क्वालिटेटिव, दूसरी साइड पे क्वांटिटेटिव। साथ आप लिखेंगे जी कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बेटर होती है क्योंकि वो नंबर की शक्ल में है, वो इनवेरिएबल हैं और वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। और अगर ऑब्जर्वेशंस की टाइप्स पूछी गई तो बेटा ये नीचे वाली दोनों, इसके अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन दोनों में से एक एग्जांपल देनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया पहले 2 स्टेप्स के बारे में। यहाँ तक बेटों कोई सवाल है तो पूछ।